में भारत को सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर जाना जाता है, जहां पर हर धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ राज्य से लेकर केंद्र तक की सरकारें जनता के वोटों से चुनी जाती हैं, लेकिन हाल ही में कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें आई हैं जो बेहद चौंकाने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं और डराने वाली हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो हर साल दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों को लेकर एक रिपोर्ट जारी करती है, एक इंडेक्स जारी करती है, उसके इंडेक्स के अनुसार इस समय देश सारी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों की सूची में 46वें नंबर पर है और पिछले साल इससे भी बुरी स्थिति थी। पिछले साल देश 53वें नंबर तक गिर चुका था और इसी इंडेक्स के अनुसार 2014 में देश इस सूची में 27वें नंबर पर था। तो इससे पता चलता है कि साल दर साल, बरस दर बरस किस तरह देश अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र सूची में नीचे गिरते गया है। किस तरह से देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने वाले फादर ऑफ हिपोक्रेसी के दौर में देश में लोकतंत्र साल दर साल कमजोर होते गया है। इसी तरह की एक रिपोर्ट स्वीडिश संस्था बेडैम जारी करती है। बेडैम के ताजा रिपोर्ट के अनुसार सारी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों की सूची में हमारा देश 93वें स्थान पर है, 93, और इस रिपोर्ट को पूरी दुनिया में काफी विश्वसनीय माना जाता है। इसका सैंपल ऑफ साइज भी काफी बड़ा होता है और ये रिपोर्ट लोकतंत्र के कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, उनको देखते हुए बनाई जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड लिबरल डेमोक्रेसी में हमारा देश 97 नंबर पर है और इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में 100 का आंकड़ा पार करते हुए 101वें नंबर पर है। इसका मतलब म्यांमार जैसे देश से सिर्फ 2 पायदान ऊपर है और इस रिपोर्ट में हमारे देश को दुनिया के 10 अराजक देशों की सूची में रखा गया है। इसी तरह की एक रिपोर्ट अमेरिकी थिंक टैंक फ्रीडम हाउस जारी करती है, जो हर साल अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक देशों को लेकर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इसने अपनी रिपोर्ट में हमारे देश को आंशिक स्वतंत्रता वाले देशों की सूची में रखा है और 100 में से 62 नंबर दिए हैं। तो इन सारी रिपोर्टों को देखने के बाद इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि देश कभी भी गांधीवाद के रास्ते से भटक कर फांसीवाद के रास्ते पर जा सकता है। इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए और फांसीवाद के बढ़ते हुए खतरे को ध्यान में रखते हुए जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ अकेले और कभी कभी अन्य संगठनों के साथ मिलकर भी पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम कर रहा है और उन्हीं कार्यक्रमों की कड़ी में आज यहाँ परिवार चौक पर ये लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आइए इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हुए लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महिला सशक्तिकरण संघ के प्रदेश अध्यक्ष और अखिल भारतीय बौद्ध महासभा की जिला अध्यक्ष प्रज्ञा बौद्ध जी। प्रज्ञा बौद्ध जी, बताइए आप लोग इस चौक पर किन बातों को लेकर, किन मांगों को लेकर इकट्ठा हुए हैं? हाँ, हम आज ये परिवार चौक में इकट्ठा हुए हैं। सारे समाज के अन्य समुदाय के धर्म के मानने वाले हम लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि आज हमको एकत्र होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि देश में जो वर्तमान स्थिति जो हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो तानाशाही सरकार चला रही है और इस देश को, जो धर्मनिरपेक्ष देश था, उसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ये जो कवायद चल रही है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और संविधान को जो खतरा
मंडरा रहा है। संविधान को बदलने की बात कही जा रही है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है। आप लोग क्यों नहीं चाहते कि देश हिंदू राष्ट्र बने? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत देश 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्र हुआ और जब इस देश में भारतीय संविधान लागू हुआ और भारतीय संविधान डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बनाया, तब से ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है। क्योंकि इस देश में, इस भारत देश में सभी जाति संप्रदाय के लोग निवास करते हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई बनकर इस देश में जीवन यापन कर रहे हैं। तो ये हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि इस देश में अल्पसंख्यक है, बहुजन समाज के लोग हैं, SC, ST, OBC समाज जो इस देश में निवास करता है वो 85% है और 85% जनता यहाँ पर रहती है अलग अलग जाति धर्म को मानने वाली। और हिंदू राष्ट्र बनाने की जो उनकी कल्पना है उसको हम बिल्कुल साकार नहीं होने देंगे। 25% जो लोग हैं वो आज हावी हुए हैं हमारे बहुजन समाज के ऊपर और इस देश के ऊपर, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसीलिए हम आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए हैं। मतलब आप लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के खिलाफ यहाँ पर एकजुट हुए हैं? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनाने के खिलाफ है। हम हिंदू राष्ट्र कतई बनने नहीं देंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हमको सड़क पर उतरना पड़े, चाहे हमको कितना भी बड़ा संघर्ष करना पड़े, उसके लिए हम सब तैयार हैं। आप लोग तैयार हैं संघर्ष के लिए? आइए और लोगों से भी बातचीत करते हैं कि इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। मैडम, आप भी थोड़ा सा बताइए, आप लोगों को क्यों लगता है कि देश में फांसीवाद आ गया है, गांधीवाद खत्म हो गया है? हाँ, इसलिए लगता है कि अभी प्रधानमंत्री ने नया संसद भवन बनाया, उसमें ये हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष है। हम इस सरकार से ये जानना चाहते हैं, वहाँ पे वो हिंदू धर्म के पूज्य पंडितों को क्यों लेके गए? भारत में हर प्रकार के लोग रहते हैं, हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो उन्होंने हिंदू धर्म के पंडित पुजारी को ले जाकर ये साबित कर दिया कि मैं ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। आपका मतलब है कि मोदी जी ने संसद को धर्म संसद में बदल दिया है? आखिर उनको पंडित पुजारी ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी? सारे धर्म से ये देश चलता है, उनके पंडित पुजारी देश को नहीं चला सकते। भारत देश की जो राष्ट्रपति है उसको तक नहीं आमंत्रित किया, न उनको लेके गए और पंडित पुजारी को ले जाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत देश सिर्फ हिंदू राष्ट्र लोगों का देश है। इसलिए हम आवाज उठाकर ऐसे जनसभा करके अपना हक अधिकार के लिए बात करें। आपका मतलब है कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी को संसद भवन के अंदर इस तरह का कार्यक्रम नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था। एक ही धर्म के लोग यहाँ भारत में नहीं रहते, धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्म के लोग यहाँ उनको चुन के दिए। सिर्फ 30% या 15% ब्राह्मणों ने उनको नहीं दिया था, तो वो अपने धर्म के लोगों को लेकर ये हम विरोध। आपको लगता है कि देश गांधीवादी रास्ते से भटककर फांसीवादी रास्ते पर आ रहा है? उन्होंने ऐसे अनैतिक बहुत सारे कार्य किए जो अभी इतना से बताने से नहीं होगा। जगह जगह हमको ऐसा ही है, अपने हक अधिकारों के लिए भारत में लोकसत्ता तांत्रिक लाने के लिए सबको धर्मों को मान सम्मान मिलना चाहिए। सबको यहाँ भारत में जीने का अधिकार है और उनका मान सम्मान को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। ओके मैम, आप लोग अपना काम धाम छोड़कर यहाँ परिवार चौक पर धरना प्रदर्शन के लिए आए हुए हैं, क्या कारण, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप लोगों को अपना काम धाम छोड़कर यहाँ पर धरना करना पड़ रहा है? हम लोगों को इसलिए सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है कि हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे संविधान से छेड़खानी कर रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रहे। आज आपने सुना होगा महाराष्ट्र में कितने स्कूलों को, गवर्नमेंट स्कूलों को प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। इससे हमारे बच्चों के जीवन को खतरा है और आने वाली पीढ़ी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगी। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है आज का कि हम अपने बच्चों की आने वाले पीढ़ी को सुरक्षित करें और उसी के विषय में हम संविधान बचाओ। मतलब आप स्कूलों के निजीकरण के खिलाफ हैं, लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम देश को विश्वगुरु बना रहे हैं। कोई विश्वगुरु नहीं बना रहे हैं। देश को अगर विश्वगुरु बनाते तो इतने स्कूलों का प्राइवेटाइजेशन, कंपनियों का, हमारे पढ़े लिखे बच्चे आज बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं। आज वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और असुरक्षित इसलिए महसूस कर रहे हैं क्योंकि हर चीजों का
चाहे वो कंपनी हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, सब प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है। तो हमारे पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, तो उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। इसके लिए तो मोदी जी कहते हैं कि नौकरी ढूंढने की जगह जो है कुछ अपना बिजनेस करो, लोगों को खुद नौकरी दो। हर कोई संपन्न नहीं है और बिजनेस के लिए करोड़ों रुपया लगता है। आपने देखा होगा जो धनवान लोग हैं, जिनके पास अपार संपत्ति है, वो अपने बच्चों को पढ़ाई न करवाती है, जैसे अदर समाज के लोग हैं वो व्यवसाय में लगाते। लेकिन हमारा SC ST OBC और माइनॉरिटी जो कौम है वो आज भी मतलब गरीब वर्ग में आता है, और गरीब वर्ग में आने की वजह से उनके पास इतना धन नहीं होता कि वो अपने बच्चों को बड़ा सा व्यवसाय में लगाए। आज MA पढ़ा लिखा पकौड़ा बेचना पसंद नहीं करता। मोदी जी तो कह रहे हैं पकौड़ा बेचना भी वो मोदी जी चाय बना के संविधान के भरोसे प्रधानमंत्री बन गए, वो बात अलग है। लेकिन आज का बच्चा पकौड़ा बेच के अपनी डिग्री वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए हमको स्कूल की सैनिकता चाहिए, और स्कूल की सैनिकता होने के कारण ही हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा। और हमारा इन बहनों का यही आंदोलन है कि आप संविधान बचेगा तो हमारे बच्चे बचेंगे। संविधान आज हमारा खतरे में है, उसके बहुत सारे उदाहरण है। एक उदाहरण तो अभी आपने संसद का दिया ही है, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिसमें और इस धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के छत्तीसगढ़ के प्रदेश संयोजक सीनियर एडवोकेट शाकिर कुरैशी जी भी आए हुए हैं। सर, इन मुद्दों को लेकर आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप रायपुर से चलकर आए, इतना भी क्या जरूरी मुद्दा है जिसको लेकर आप लोग अपना काम धाम छोड़कर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? देखिए, आज पूरे देश में इस फासिस्टवादी सामंतवादी सरकार की नीति के चलते जन आक्रोश जगह जगह शुरू हो चुका है। इस जन आक्रोश में क्यों शुरू हो रहा है? क्योंकि आज फासिस्टवादी सरकार जो है अपनी मर्जी से कोई भी कानून बना रहा है और जबरन थोप रहा है, और उसको हमेशा लागू करने के लिए पूरी तरीके से दबाव बनाया हुआ है, और उसमें हर तरीके का वो रणनीति अपना रहा है। कहीं फूट डाल रहा है, कहीं जाति धर्म की लड़ाई करवा रहा है, कहीं लव जिहाद का नाम से लड़वा रहा है, मंदिर मस्जिद कर रहा है, ST SC OBC के बीच में लड़वा रहा है। तो कुल मिला के इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया गया आम जनता को कि जन आक्रोश एक के बाद एक लगातार पैदा हो रहा है। तो उसके चलते हमारा जो जन संघर्ष जो मोर्चा है उसके बैनर तले बहुत से संगठन है, देश स्तर में, राज्य स्तर में, जिला स्तर में, वो सब जन आक्रोश में समर्थन दिए हैं, और हमारा राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भी उसमें हमने समर्थन दिया है। मतलब आप लोग सरकार की फूट डालो राज करो नीति के खिलाफ हैं? जी जी, बिल्कुल टोटल फूट डालो राज करो की नीति चलेगा ही नहीं, किसी हाल में नहीं चलेगा। हम जो है तमाम मजदूर, किसान, आदिवासी, वामपंथी, महिला, छात्र, दलित, अल्पसंख्यक, जनवादी, प्रगतिशील, ताकतवर, तमाम समाज चलन वाले जितने भी लोग हैं, इन सबको हम एकजुट करके तमाम इस फांसीवाद और सामंतवाद के खिलाफ हम एक बहुत बड़ा जन आक्रोश पूरे प्रदेश से लेकर देश स्तर में तैयार कर चुके हैं, और आगे लगातार जारी है। और उसी का नतीजा है कि आज छोटे छोटे नुक्कड़ सभाओं से लेकर के बड़े बड़े अधिवेशन आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ऐसी नीति ही ला रही है जिसकी वजह से जन आक्रोश बढ़ते जा रहे हैं। और इस समय हमारे साथ राष्ट्रीय सांस्कृतिक मंच के महासचिव, क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच के महासचिव मौजूद हैं। सर, जो है आप लोग यहाँ धरना कर रहे हैं, ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि आप लोगों को यहाँ सड़क पर उतरना पड़ा, धरना करना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि आज जो धरना प्रदर्शन हो रहा है सीट सेंटर के परिवार चौक भिलाई छत्तीसगढ़ में, ये प्रदर्शन का आयोजन जन संघर्ष मोर्चा छत्तीसगढ़ कर रही है, जिसमें क्रांतिकारी सांस्कृतिक मंच भी है, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति भी है, छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फेलोशिप का संस्था भी है, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भी है, ऐसे कई जनवादी संगठन इसमें जुड़े हुए हैं। उद्देश्य है फासिस्ट RSS को हराओ, लोकतंत्र संविधान देश की रक्षा करो। तो इस अभियान के तहत आज पहली बार नुक्कड़ सभा का आयोजन भिलाई में किया जा रहा है, और छत्तीसगढ़ के अलग जिलों में भी हम करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि देश भर में जो हिंसा में नफरत का एक जहर फैला हुआ है, विभाजन का जहर फैला हुआ है,
एक मजहब के लोगों के बीच एक मजहब से दूसरे मजहब को लड़ाई की जो साजिश चल रही है, आदिवासी को गैर आदिवासी लड़ाई की साजिश चल रही है, आदिवासी दलित को लड़ाई की साजिश चल रही है, तो ये पूरा विखंडनवाद जो संघ और भाजपा का है, आरएसएस जो देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी फासिस्ट और आतंकवादी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है जिसका 100 साल पूरा होने जा रहा है, तो इस देश का जो ढांचा है, गंगा जमनी तहजीब है, साजी साझा साजी विरासत को वो खत्म करना चाहती है, अडानी और अंबानी की गुलामी वाला हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। हम इसको बिल्कुल इसको हम दोबारा नहीं करेंगे, हम इसके सख्त खिलाफ है। हम शिद्दत से आवाज उठाते हैं कि ये देश सबका है, ये देश बेसमेल का है, अशफाक उल्लाह का है, शहीद आजम भगत सिंह का है, सबका खून बहा है इस देश में, तो इस देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। हम आरएसएस भाजपा को देश को नष्ट नहीं करने देंगे और इसीलिए जनसंघर्ष मोर्चा आगामी विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को हराओ, जो उम्मीदवार मजबूत हो उसका समर्थन करें, ये आह्वान हम कर रहे हैं। और ये नो वोट टू बीजेपी कैंपेन हम इसके पहले बंगाल, केरल, तमिलनाडु, यूपी में, कर्नाटक में चला चुके हैं। अब हम छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश और तेलंगाना में हम चला रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि जनता समझ में कि ये फासिस्ट लोग जो है ये देश में बहुसंख्यक वोट ला रहे हैं, ये कोई ये हिंदुओं के भी तो देश में हिंदुओं का दुश्मन है, इनका हिंदू राष्ट्र साल में अडानी अंबानी की गुलामी लादने का एक साजिश है, एक फितूर है, और इस देश के बहुराष्ट्रीय, बहुधार्मिक, बहुभाषी ढांचे को खत्म कर देना चाहते हैं। ये बिल्कुल हम सहन नहीं करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हमारी लाश के ऊपर देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बजाय रखने के लिए मेरी चोटी का जोर लगाएंगे। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम सारे लोग आगे रहेंगे। तो ये हमारा अभियान है कि फासिस्ट संघ भाजपा को हराओ, लोकतंत्र संविधान की रक्षा करो। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि आप सबके बीच में भिलाई में हम आए और एक नुक्कड़ सभा में जनता के बीच में बात करने का अवसर मिला। यही हमारे साथ प्रसाद राव जी भी मौजूद है। प्रसाद राव जी, क्या आप भी जो है, आपको भी लगता है कि देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है? देश के अंदर में लोकतंत्र खतरे में नहीं है, देश में लोकतंत्र को समाप्त करने की कगार पर है। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि देश में एक तरफा राज चल रहा है, लोकतंत्र कहाँ रह गया है? विपक्ष में एक कमजोर है, और साथ में देख रहे हैं कि जिस ढंग से फांसीवादी ताकत है हर तरफ से चारों तरफ से हमला कर रही है। आपको क्यों लगता है कि देश में गांधीवाद की जगह फांसीवाद चल रहा है? गांधीवाद की जगह फांसीवाद इसलिए चल रहा है कि एक 100 साल पुराना संगठन जो देश के अंदर में जो ढंग से अपनी विचारधाराओं को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाता गया अमीरी अंदर, और सत्ता में काबिज होने के बाद उसने सारे व्यवस्था को तबाह कर दिया, और तबाह करके जो 4 पिलर्स होते हैं एक लोकतंत्र का, उसको सबको ध्वस्त करके वो आगे बढ़कर इस देश को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और एक तरफ लोग संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि संघर्ष लोग नहीं कर रहे, लोग संघर्ष कर रहे हैं, और आने वाले समय में ये संघर्ष बहुत बड़ा रूप लेगा। जिस ढंग से अव्यवस्था कर रही देश के अंदर में, लड़ने वाले ताकत भी उसी ढंग से आगे रहेंगे। मतलब आप लोग यहाँ पर फांसीवाद के बढ़ते हुए खतरे के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए? हाँ, हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को हम अपने साथ ला रहे हैं। हम देख रहे थे कि हम छोटा झुंड के रूप में काम को शुरू किया था, लेकिन आप देख रहे हैं किस ढंग से आज इस धरना में बड़ी संख्या में अलग अलग समाज की महिलाएं उपस्थित है। इसमें मुस्लिम समाज, ईसाई समाज और बौद्ध समाज की महिलाएं भी सब इसमें आई हुई, मतलब सभी समाजों के लोग, औरतें पूरे देश के आंदोलनों को लीड करने में आगे आ गई। ओके, थैंक यू सर।